तो आज के क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है कि ये भी एक तरह का क्या है, एक मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। यानी इसमें भी जो हम मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हमारा जो डिजायरेबल शेप एंड साइज है वो बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि यहाँ पर रोलिंग है तो रोलर इस्तेमाल होगा। रोलिंग ऑपरेशन से हम उसको अपने जो डिजायर शेप और साइज डायमेंशन है उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि यहाँ पर एक फिगर है, जो रोलिंग ऑपरेशंस का एक बेसिक फिगर दिया हुआ है। जिस रोलिंग ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, रोलर है। एक लोअर रोल है और एक अपर रोल है। यहाँ पर रोलिंग ऑपरेशंस में जो यूज होने वाला टूल्स है वो हमारा ये रोल ही है ना। इसके बाद जो है ये एक ओरिजिनल मटेरियल है। इसको हमें क्या करना है कि इसके थिकनेस को रिड्यूस करना है। जैसे सपोज कि ये ज्यादा थिकनेस का मटेरियल है और इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है इसके थिकनेस को। तो फिर हम इसको रोलिंग ऑपरेशन में, यानी दोनों रोलर के बीच से क्या करवाते हैं, हम इसको पास करवाते हैं। ये जो मतलब सर्कल टाइप का दिख रहा है, ये बेसिकली ये जो मटेरियल है उसका ये ग्रेन्स है ना। तो अभी जैसे इसका ग्रेन्स इस प्रकार से है, और जब ये रोलर के अंदर से पास करता है तो ये जो सर्कुलर अभी ग्रेन्स हमको दिख रहा है ये क्या बन जाएगा, जब ये कॉम्प्रेस होगा तो ये एज ए एक इलिप्टिकल शेप का, जैसे कि हमें यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि जो जहाँ पर रोल से कांटेक्ट में है मटेरियल, वहां पर उसकी ग्रेन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये कॉम्प्रेस होकर के एज ए एक तरह का इलिप्टिकल शेप का दिख रहा है। और फिर इसका यहाँ पर थिकनेस का रिडक्शन होती है। और यहाँ से जब जब ये मटेरियल पास करता है रोलर से, तो फिर यहाँ पर इसका ग्रेन्स कंप्रेस हो गया तो ये अपना फिर से क्या करता है, रिफाइंड होता है। रिफाइंड होना मतलब अपने आप को ये सारा ग्रेन्स जो है खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि पहले ये स्टेबल था, ये मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम रोलर के थ्रू इसको कंप्रेस कर दिए तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ, है ना। तो ये सडन चेंज होने के बाद ये क्या करेगा, खुद को फिर स्टेबल करेगा, एडजस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ से ये जो ब्लैक वाला हमें दिख रहा है फिगर, बेसिकली ये रिफाइंड ग्रेन्स है। यानी ये ग्रेन्स खुद को अपना एडजस्ट करके एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि ये इसको हम लोग इधर की ओर ये ट्रेवल कर रहा है ना। और रोलर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और ये दूसरा जो है यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। दोनों रोलर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, और उसके बीच से ये मटेरियल ब्लॉक जो है वो पास करता है। तो खास करके रोलिंग ऑपरेशंस में जो मतलब सिर्फ थिकनेस को घटाया जाता है। इसमें याद रखेंगे कि इसमें जनरली जो होती है विड्थ वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जितना विड्थ इनलेट पे है उतना ही विड्थ आउटलेट पे भी होगा। यहाँ पर क्या रिड्यूस करता है, तो उसका वो थिकनेस रिड्यूस करता है। ठीक है, ये थिकनेस रिड्यूस करता है ना। तो ये चीज है। इसके बाद है कि हम देख रहे हैं कि जो रोलर है इसमें जब मटेरियल इसमें एंट्री किया तो ये ए पॉइंट है जहां से इसका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद ये मटेरियल जो है पूरे रोलर में एक बी पॉइंट तक क्या रहा, यहाँ तक कांटेक्ट में रहा। इसके बाद ये मटेरियल रोलर को छोड़ रहा है ना। तो ये ए से बी जो आर्क है रोलर का, ये उसका आर्क लेंथ कहलाता है। ये आर्क हो गया, है ना, जहां पर ये कांटेक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, या इसी को मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट या सिंपल एंगल ऑफ बाइट भी हम लोग
कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ कांटेक्ट या मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट। तो ये होता है ये एंगल, है ना। तो इस तरह से रोलिंग ऑपरेशंस किया जाता है जनरली, जहां हमें थिकनेस को रिड्यूस करना है। अगर यही रोलिंग ऑपरेशंस अगर एज ए की मतलब जब हम मटेरियल को अगर हीट कर दें और इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एवं अगर हीट करके तब रोलिंग ऑपरेशन करते हैं तो फिर ये कहलाता है हॉट रोलिंग ऑपरेशन। और अगर इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लोअर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर अगर हम इस पर रोलिंग ऑपरेशन करते हैं तो फिर ये कहलाता है कोल्ड रोलिंग ऑपरेशन। सेम चीज है सारा, मतलब हॉट और कोल्ड ये सारे ऑपरेशंस जो मेटल फॉर्मिंग का है उसमें सेम ही डिफिनीशन रहेगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ रोलिंग के ऊपर। जैसे सपोज कि यहाँ पर क्या है कि इनिशियली H1 इसका क्या है, थिकनेस है मटेरियल ब्लॉक का, और जब ये रोलर से पास होने के बाद यहाँ पर H2 इसका थिकनेस है। तो यहाँ पर जो थिकनेस रिड्यूस होगा, वो थिकनेस रिड्यूस मतलब चेंज इन जो थिकनेस होगा यहाँ पर H1 माइनस H2, यानी इनिशियल थिकनेस जो भी था मटेरियल ब्लॉक का, फाइनल थिकनेस जो है, इस दोनों का डिफरेंस ही क्या है, चेंज इन थिकनेस। तो चेंज इन थिकनेस हो गया तो इसमें डबल रोल है ये रोलर, ये जो रोलिंग ऑपरेशन हो रहा है इसमें दो रोल इस्तेमाल हो रहा है, एक लोअर रोल और एक अपर रोल, है ना। तो हाफ इस डेल एच का मतलब टोटल, ये टोटल थिक रिडक्शन इन थिकनेस है। तो इसका मतलब डेल एच बाई टू, आधा रिडक्शन जो है इस रोलर के पास होगा, क्योंकि यहाँ भी तो कांटेक्ट यहाँ भी है और रोलर का कांटेक्ट यहाँ भी है, दोनों रोल के पास है। तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पर भी डेल एच बाई टू थिकनेस रिड्यूस होगा इस साइड भी, और डेल एच बाई टू जो है रिड्यूस होगा इस साइड, दोनों इस तरह से टोटल डेल एच जो है यहाँ पर रिडक्शन इन थिकनेस है। ठीक है। इसका मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स ये है कि जब ये ब्लॉक पहले मतलब जितना इस दो रोल के बीच में मिनिमम गैप है, यहाँ पर सबसे मिनिमम गैप कहाँ पर है, तो जहां पर दोनों का जो सेंटर लाइन जहां पर आकर के मीट करता है, यानी जो सेंटर लाइन डिस्टेंस कहें, तो ये जो सेंटर लाइन वाला जो ये डॉट डॉट आ रहा है यहाँ पर उसका सबसे मिनिमम गैप है दो रोलर के बीच में, है ना। और जब इस मिनिमम गैप से हायर थिकनेस का मटेरियल को जब हम रोलर के में एंट्री करवाते हैं तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये ए पॉइंट पर इधर भी टच करेगा और इस पॉइंट पर ए पर यहाँ पर भी ये टच करेगा। ठीक है। तो उसके बाद चूंकि यहाँ पर रोलर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो जहां से ये कांटेक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ आके जब मतलब इनिशियली ये V1 वेलोसिटी से इसका आ रहा है, V1 क्या है, इसका इंट्री वेलोसिटी, यहाँ पर V1 क्या है, इसको हम कहते हैं इंट्री वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से ये एंट्री करेगा, तो एंट्री करेगा तो रोलर के सरफेस से यहाँ टकराएगा, और टकराएगा तो फिर रोलर चूंकि यहाँ अपना रोटेट कर रहा है और ये अपने जगह पर फिक्स्ड है तो ये डिस्प्लेस तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ये कंप्रेशन करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अपने आर्क के थ्रू जो है रोल यहाँ से कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो इसका थिकनेस यहाँ पर घटने लगेगा, तो एक तरह से ये क्या होगा कि बैक स्लिप करना चाहेगा। यहाँ पर स्लिप जो होगा, देखिए सिंपल चीज है कि जब मेटल ब्लॉक हमारा यहाँ रोल से टकराएगा, कांटेक्ट में आया, उसके बाद जो है यहाँ पर रोलर जो है इसको कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा तो ये इसकी जो टेंडेंसी होगी इस मेटल ब्लॉक का, वो यहाँ पर बैक स्लिप करेगा। यहाँ पर क्या होगा, बैक स्लिप, स्लिप करना चाहेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो स्लिपिंग टेंडेंसी को हमेशा अपोज करता है, तो इसीलिए स्लिप अगर बैक होना चाह रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की ओर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और इस पॉइंट पर जैसे V1 यहाँ वेलोसिटी है और VR को हम लोग रोल
रोलर वेलोसिटी, जो रोलर का वेलोसिटी को हम लोग वी आर माने, ठीक है। तो इनलेट पॉइंट पर जो रिलेटिव रोलर वेलोसिटी है वी आर, ये ग्रेटर देन होगा वी वन का, यानी कि रोलर जो है वो ज्यादा स्पीड में, यानी इस पॉइंट का जो रोलर वेलोसिटी होगा वो हायर देन होगा इस वी वन वेलोसिटी से, ठीक है। इसके बाद जो है इसका जब रिडक्शन होगा थिकनेस में, तो ये आगे की ओर फ्रिक्शन इसको मदद करेगा, है ना। यही फ्रिक्शन ही है जो इस ब्लॉक को अंदर ले जाना चाहेगा, रोलर के अंदर ले जाना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मदद करता है। उसके बाद क्या है कि वेलोसिटी इसका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब थिकनेस इसका घटेगा तो ये आगे की ओर एक्सपेंड करेगा, है ना। तो एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पर V1 का मान यहाँ से, मतलब जो यहाँ के बाद वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा ये रोलर वेलोसिटी और जो मतलब वेलोसिटी ऑफ ये है, इसको मतलब मटेरियल है, ये दोनों जहां पर बराबर हो गया, तो उस प्लेन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल प्लेन। यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, न्यूट्रल प्लेन है। न्यूट्रल प्लेन पर क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ जो मटेरियल है या फ्लो वेलोसिटी हम इसको बोले, और रोलर वेलोसिटी दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब इसके बाद ये फिर अब यहाँ पर इसका कॉम्प्रेशन लगातार होते जा रहा है, तो अब इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज भी करते जाएगी, तो इसका V2 जो होगा वो रोलर वेलोसिटी से ग्रेटर होने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल प्लेन के बाद जो मटेरियल का वेलोसिटी है वो रोलर वेलोसिटी से ज्यादा होने लगता है। तो इस समय जो इसका स्लिपिंग टेंडेंसी होगा कि अब ये जो है आगे की ओर स्लिप करना चाहेगा, तो यहाँ पर स्लिप जो होगा वो फॉरवर्ड स्लिप होगा, ठीक है। इस सब से भी क्वेश्चन उठा देता है, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट जो ये इसको लीडिंग जोन कहते हैं, और ये एक लैगिंग जोन है। न्यूट्रल प्लेन से लेकर के एंट्री प्लेन तक लैगिंग जोन, और न्यूट्रल प्लेन से लेकर के और जहां पर मिनिमम ये है गैप है, वो लीडिंग जोन है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लिप करता है तो फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पर बैकवर्ड लगेगा, है ना। यहाँ पर फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, बैकवर्ड फ्रिक्शन लगेगा। तो ये धीरे धीरे कंप्रेस हो करके आगे की ओर मतलब ये बढ़ते जा रहा है ना। और फिर फाइनली ये हायर वेलोसिटी के साथ यहाँ पर क्या होगा, आउट होगा, इस रोलर से आगे निकलेगा। तो इस तरह से ए पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ और बी तक जो है यहाँ पर रोलर और मटेरियल के बीच में क्या रहा, कांटेक्ट रहा, है ना। तो ये उसका कहलाता है जो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क लेंथ है, ये मतलब लेंथ ऑफ कांटेक्ट भी हम लोग कहते हैं कि रोलर और मटेरियल के बीच में यहाँ तक कांटेक्ट लेंथ था, ठीक है। तो अब है कि यहाँ पर इसका कुछ फॉर्मूला है, जैसे इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये L जो है यहाँ से A से लेके B तक, ये होता है R डेल्टा H। यहाँ पर R क्या है, तो R जो हो जाएगा ये रेडियस ऑफ रोलर, जो रोलर इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेडियस है, और डेल H क्या है, चेंज इन थिकनेस है, ठीक है। इसके बाद अगर बाइट एंगल निकालना होगा, तो बाइट एंगल का फॉर्मूला हो गया cos थीटा बराबर 1 माइनस डेल H बाई 2R, ठीक है। तो ये डेरिवेशन करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे। इसके बाद जो है इन यहाँ पर जो अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब देखिए जितना यहाँ पर हायर फ्रिक्शन होगा म्यू का मान, उतना इसको यहाँ पर चूंकि लैगिंग जोन है और यहाँ पर फ्रिक्शन इसको मदद कर रहा है मटेरियल को अंदर जाने में, तो हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना होगा उतना ही मतलब ज्यादा रिडक्शन होने का चांसेज है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है, यहाँ पर डेल एच अगर रिडक्शन हो रहा है तो डेल एच और म्यू के बीच का रिलेशन ये हो गया डेल एच बराबर म्यू स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला को ये याद रखेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला डेल एच बराबर म्यू स्क्वायर आर,
इसके बाद जो है यहाँ पर बाइट एंगल निकालना हो तो cos थीटा बराबर 1 माइनस डेल एच बाई 2r, और एक यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो रूट अंडर r डेल्टा h। तो इसको इस फॉर्मूला को यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद क्या है कि इस मैकेनिक्स में अब है कि लिमिटेशन। अब स्वाभाविक है रोलिंग ऑपरेशन हो रहा है तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई अगर हमें हैवी रिडक्शन की जरूरत है तो बहुत मोटा प्लेट है उसको हम एक ही बार में जो है तो पतला प्लेट में चेंज कर दें। हमारा तो डिजायरेबल यही होगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा, है ना। लेकिन इसकी भी क्या है, अपनी एक लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है, तो अगर जैसे ये इनिशियली अगर इस प्लेट का थिकनेस मतलब लोअर थिकनेस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल प्लेन जो होगा वो हमारा इधर लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, मतलब जितना कम थिकनेस का मटेरियल होगा उसको रिडक्शन उतना ही, मतलब ऐसा हम बोले कि जैसे हैवी रिडक्शन नहीं करें, हम थोड़ा थोड़ा करके रिडक्शन करते जाएं, है ना। 2 बार 4 बार में करें लेकिन थोड़ा थोड़ा करते जाए। तो अगर जितना थिकनेस H1 की वैल्यू कम होगी ये जो न्यूट्रल प्लेन है उतना ही लेफ्ट शिफ्ट करेगा, है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो इससे हमारा जो फोर्स है, जो रोलिंग ऑपरेशन करने में जो हमारा फोर्स इस्तेमाल हो रहा है वो भी कम होगा, है ना। और इस तरह से ये मतलब पास करेगा। यहाँ पर रिडक्शन होगा, थोड़ा सा रिडक्शन होगा, हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू हाई कर देते हैं तो थिकनेस हाई होने के चलते यहाँ पर जो न्यूट्रल प्लेन है वो शिफ्ट करेगा राइट की ओर, है ना, राइट साइड की ओर। अगर ये न्यूट्रल प्लेन यहाँ से शिफ्ट करते करते जहाँ पर मिनिमम गैप है अगर इस लाइन पे आ गया न्यूट्रल प्लेन तो ये उसका लिमिटेशन है। यानी कि अगर न्यूट्रल प्लेन यहाँ आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब ये रोलर जो है रिडक्शन करने के बजाय ये यहाँ पर स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हो गया कि ये मटेरियल तब आगे पास नहीं कर पाएगा, ये रोलर जो है ये इसके ऊपर सिर्फ स्लिप करते हुए अपना मूव करेगा और मटेरियल का रिडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो न्यूट्रल प्लेन है वो इस मिनिमम गैप से थोड़ा सा लेफ्ट ही रहे, है ना। जितना ज्यादा लेफ्ट रहेगा उतना इजी से रोलिंग ऑपरेशंस होगा, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट में इसीलिए यहाँ लिख भी दिया है कि एंट्री पॉइंट पर वेलोसिटी जो मटेरियल का होता है वो लोअर होता है वेलोसिटी ऑफ रोल से। तो इस कारण से फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है जैसा कि हम बता दें। उसके बाद जो है एक प्लेन जो डिफॉर्मेशन जोन में एग्जिस्ट करता है वो अगर वेलोसिटी ऑफ रोल के बराबर हो जाए तो उसको न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। और इस प्लेन के बाद कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रोल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, फ्रिक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह से कह रहा है कि आउट गोइंग प्लेट थिकनेस विल बी स्लाइटली हायर देन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये मिनिमम गैप है, यहाँ पर अगर अगर हम थिकनेस यहाँ पर H3 लेते हैं और यहाँ का एक थिकनेस H2 है तो यहाँ पर H2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा H3 से। ऐसा क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर वो मिनिमम गैप है, यहाँ तक वो रिडक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही इस प्लेन से पास करेगा तो यहाँ पर जो भी इसका ग्रेन्स है मौजूद है मटेरियल के अंदर वो इलास्टिक रिकवरी, एक टर्म है क्या, इलास्टिक रिकवरी, जो इसका कंप्रेशन के कारण इसमें डिफॉर्मेशन हुआ था वो आफ्टर द रोलिंग रोलर के पास होने के बाद ये इलास्टिक रिकवरी करेगा। तो इस दौरान इसकी थिकनेस जो है स्लाइटली इंक्रीज करेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर H2 जो होगा वो ग्रेटर देन H3 होगा। तो वही बात ये कह रहा है, इलास्टिक रिकवरी के कारण वो स्लाइटली हायर होता है। फिर इंक्रीजिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर जितना हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, मतलब यहाँ पर जो जो म्यू है इस दोनों मटेरियल का जो कांटेक्ट है और यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है
ये म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, जो उतना ही ये जो न्यूट्रल प्लेन है वो उतना ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, और जितना ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा उतना इजीली जो है रिडक्शन भी होगा मटेरियल का और रोलिंग फोर्स कम भी लगेगा। लेकिन वही है कि अगर यहाँ थिकनेस अगर लार्जर है और यहाँ पर गैप बहुत कम है और यहाँ लार्जर थिकनेस मटेरियल हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये राइट की तरफ जाएगा, और जब ये न्यूट्रल प्लेन इस पे आके लाई कर गया, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, उस समय इसका लिमिटेशन हो जाता है। उस समय जो है अब ये रोलर कंप्रेशन करने लायक नहीं रहेगा, ये यहाँ से स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, रिडक्शन नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये अपने जगह ठहर जाएगा और ये उसके ऊपर स्लिप करता रहेगा। तो उस समय जो इसका एंगल ऑफ बाइट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ नीप, एंगल ऑफ नीप, NIP नीप। यानी कि लिमिटेशन पे जो रोलिंग लिमिटेशन है उस समय जो एंगल ऑफ बाइट होता है वो एंगल ऑफ नीप कहा जाता है। ये चीज है इसका मैकेनिक्स जो है यहाँ पर रोलिंग ऑपरेशंस का, यहाँ लिखा भी हुआ है एंगल ऑफ नीप। ठीक है, इसके बाद है कि हाँ, अब है कि एक पॉइंट जो खूब पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पॉइंट है कि अब अगर हमको रिडक्शन सेम अमाउंट में करना है और एक मतलब प्लेट भी सेम है, मटेरियल भी सेम है और दोनों में रिडक्शन सेम करना है, तो कहता है कि उस मटेरियल में जो स्मॉलर रोल्स होगा, यानी छोटा रोल से अगर हम उस मटेरियल को पास करवाते हैं, अब जैसे यहाँ पर ये मटेरियल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बड़ा रोल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर मटेरियल को इससे पास करवा रहे हैं, और एक मटेरियल है जिसमें छोटा रोल है और वही मटेरियल भी है, सेम मटेरियल है और रिडक्शन भी हमको सेम ही करना है। तो जो छोटा वाला रोल में अगर हम इस मटेरियल से पास करवाते हैं तो रोलिंग फोर्स जो है, रोलिंग फोर्स वो छोटा वाला में कम लगेगा, छोटा वाला रोलर में कम फोर्स में ही उस सेम रिडक्शन दे देगा, बड़ा रोलर में ज्यादा फोर्स लग जाएगा। वही ये पॉइंट है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ रिडक्शन इज गिवन बाय स्मॉलर साइज रोल्स, लेसर अमाउंट ऑफ रोलिंग लोड विल बी रिक्वायर्ड। सेम अमाउंट ऑफ रिडक्शन के लिए स्मॉलर साइज का जो रोल है वो कम अमाउंट में रोलिंग लोड कंज्यूम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जाता है। इसके बाद क्या है कि आप देखिए यहाँ पर रोलर भी तो कोई ना कोई मटेरियल का बना हुआ है। अब ये क्या होगा कि जब ये मटेरियल इस रोलर से पास करेगा, तो अगर रोलर इस मटेरियल को कंप्रेस कर रहा है तो मटेरियल भी तो इस रोलर के सरफेस को कंप्रेस करेगा, तो कुछ ना कुछ रोलर में भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चूंकि हैवी रिडक्शन हो रहा है और दोनों प्रेस कर रहा है, तो उस प्रेस होने के कारण ये मटेरियल भी अपोजिट बैक रिएक्शन देता है, तो जिस कारण ये रोलर भी क्या होगा, डिफॉर्म करेगा। अभी जो हमको प्योर सर्कुलर शेप का दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर ये भी डिफॉर्म होने के बाद प्योर सर्कुलर आर्क इसका ना रहे, है ना। तो इससे हमारा जो यहाँ से अगर जो सरफेस पास करेगा तो वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए एक कैम्बर रोल होता है। कैम्बर रोल क्या होता है कि ये पहले से ही थोड़ा सा मतलब मुड़ा हुआ रहता है ना। और जब यहाँ जैसे कि यहाँ पर दो रोल है, ये एक क्या है, कैम्बर रोल है। अब जब ये मटेरियल इसमें से पास करेगा यहाँ से, तो मटेरियल इस पर रिएक्शन लगाएगा दोनों पे, तो उस समय अभी ये थोड़ा सा कैम्बर किया हुआ है, ये जब इस पर रिएक्शन होगा तो ये डिफॉर्म करके एकदम फ्लैट बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमें फ्लैट सरफेस जो है वो मिलेगा, है ना। तो ये हो गया कैम्बर रोल। बैकअप रोल, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक इनकमिंग मटेरियल है और ये आउटगोइंग मटेरियल है, तो यहाँ पर दो रोल है। तो एक रोल जो होगा इसमें ड्राइवर होगा
एक रोल क्या होगा, ड्राइवर, और दूसरा रोल जो है ये होगा ड्रीवेन, है ना। ड्राइवर पे हम किसी मशीन के थ्रू यहाँ पर पावर देते हैं, और ये ड्रिवेन जो रोल होता है ये फ्री होता है अपने प्लेस पे मूव करने के लिए, है ना। तो एक ड्राइवर और एक ड्रिवेन, और ड्राइवर और ड्रिवेन को छोड़ के बाकी जो पीछे का अगर रोलर हम कोई एक सपोर्ट के लिए देते हैं, तो इसी रोलर को हम कहा जाता है बैकअप रोल। ये क्या है, बैकअप रोल्स है, ठीक है। ड्राइवर और ड्रिवन को बैकअप देने के लिए जो पीछे में हम रोलर इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं बैकअप रोल्स। उसके बाद है कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये फोर फोर हाई मील है, इसको ये किसका फिगर है, फोर हाई मील, मतलब 4 रोलर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और एक स्पेशल टाइप का यहाँ पर मील है जो सेंट जेमियर मील हो गया। इसमें देख रहे हैं कि ढेर सारा मतलब रोलर लगा हुआ है, और ये पूरा क्या है, ये हाउसिंग है। और हाउसिंग में देखिए जो ड्राइवर और ड्रिवेन है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। जैसा कि अभी हम बताएं कि स्मॉल साइज का रोलर से अगर हम रोलिंग ऑपरेशन करते हैं तो रोलिंग लोड कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए जहां पर रिडक्शन हो रहा है मटेरियल का, वहां पर हम जनरली छोटा साइज का रोलर यूज करते हैं, और उसका बैकअप जो है हम बड़ा साइज के रोल से देते हैं। जैसे कि 4 हाई मिल में भी जहां पर रिडक्शन हो रहा है, जो रोल मटेरियल के कांटेक्ट में है उसकी साइज क्या है, छोटा है, और बैकअप रोल का साइज यहाँ पर क्या है, बड़ा है। तो ये इस छोटा साइज देने से यहाँ पर रोलिंग लोड जो है वो कम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक सेंट जेवियर मिल जो है ये भी एक स्पेशल टाइप का रोलर टूल्स है, मतलब रोलिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 छोटा छोटा जो ड्राइवर ड्रिवेन है वो ये है, और उसके बाद बाकी सब क्या है, इसका बैकअप है। ये सब पीछे से उसको बैकअप दे रहा है कि वो इधर उधर अपने प्लेस से ना हटे और उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे, है ना। तो ये कुछ फर्स्ट इंटरमीडिएट रोल है, इधर भी सेकंड इंटरमीडिएट रोल है, यानी ये सबको बैकअप रोल कहते हैं, है ना। और ये अपना बियरिंग भी है इसमें। तो ये पूरी तरह से सेटअप है। तो इसमें कह रहा है कि इन 4 हाई मिल, 4 हाई मिल जो ऊपर वाला फिगर था, बिगर रोल्स आर प्रोवाइडेड फॉर बैकअप और पावर इज गिवन टू ए स्मॉलर रोल, ठीक है। और इसमें है कि वेरिएशन इन परसेंटेज रिडक्शन, द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल प्लेन विल चेंज एंड हेंस द डायरेक्शन इन विच रोल इज डिफॉर्मिंग ऑल्सो चेंज इन दैट क्लस्टर एंड जेमियर मिल्स आर यूज्ड। कह रहा है कि 4 हाई मिल से रिडक्शन करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि जितना मटेरियल का रिडक्शन होने के साथ साथ न्यूट्रल प्लेन जो होता है उसमें चेंज कर जाता है। तो न्यूट्रल प्लेन चेंज करने के बाद यहाँ बैकअप रोल का जो सपोर्ट है वो थोड़ा मतलब कम इफेक्ट होने लगता है। तो जिस कारण से मतलब अगर ज्यादा रिडक्शन करने की जरूरत है तो इस 4 हाई मिल के बदला जो है हम लोग ये सेंट जेमियर मिल जो होता है ये जनरली यूज होता है। इसको प्रॉपर बैक सपोर्ट भी है, और इसमें बहुत छोटा सा रोल भी इस्तेमाल हो रहा है, तो रोलिंग लोड भी कम लगता है। ये एक स्पेशल टाइप का मिल मतलब मिल्स है जो रोलिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। 3 हाई मिल में 3 रोल होगा। 3 रोल्स में एक फीड रोल है, एक एप्रॉन रोल है, और एक सेंट्रल रोल है। उसमें जो फीड रोल और एप्रॉन रोल का जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का वो सेम होता है। ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। ये दोनों ही रोल का जो मूविंग डायरेक्शन है, जैसे देख रहे हैं ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम रहा है। और जो सेंट्रल रोल है वो इन दोनों रोल का अपोजिट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो इसमें क्या है कि इनकमिंग मटेरियल पहले फीड रोल और सेंट्रल रोल से पास करता है, यहाँ पर उसका कुछ पार्शियल रिडक्शन होता है, और फिर ये वापस यहाँ से बेंड होकर के और सेंट्रल रोल और एप्रॉन रोल के बीच से पास करता है, और फिर यहाँ पर रिडक्शन होता है। मतलब एक बार मटेरियल इसमें एंट्री लिया और आउट हुआ
तो 3 हाई मील में 2 बार रिडक्शन होता है, एक रिडक्शन यहाँ पे होता है और एक रिडक्शन यहाँ पे होता है, तो 2 बार इसमें क्या होती है, रिडक्शन होती है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक है प्लानेटरी मील। प्लानेटरी मील जैसा कि फिगर हम देख रहे हैं कि एक प्लानेटरी रोल है और इसके मतलब टॉप सरफेस पे बहुत ही छोटा छोटा स्मॉल साइज का यहाँ पर क्या है, रोलर ढेर सारा लगा हुआ है। तो जब हमें हैवी रिडक्शन करने की जरूरत हो, ज्यादा मतलब एक हम चाहते हैं कि एक ही पास में लार्जर थिकनेस क्या हो जाए, रिड्यूस कर जाए, तो प्लानेटरी रोल वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लानेटरी रोल जो है वो एक तो बहुत छोटा छोटा रोल होता है, इस कारण से रोलिंग लोड भी कम लगता है, और ये एक बार में मतलब ये एक रोल इसको प्रेस करके निकला, दूसरा रोल आया, तीसरा रोल आया कांटेक्ट करते हुए, और इसको एक हैवी रिडक्शन देता है। ठीक है। टेंडम मिल एक तरह से कंटिन्यूअस है, मतलब है कि यहाँ पर एक अनक्वाइलर है जिससे मटेरियल अपना अनक्वाइल हो रहा है, और यहाँ पर विंड अप रील है जो इसको आगे की ओर खींच रहा है, तो मटेरियल को ये आगे की ओर कर रहा है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड लगा हुआ है, और हर स्टैंड में यहाँ पर रोलर लगा हुआ है। तो इस स्टैंड में क्या हो गया, यहाँ पर कुछ हल्का थिकनेस यहाँ पर रिड्यूस हुआ, फिर जस्ट आगे गया, फिर स्टैंड 2 में यहाँ भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ, यहाँ फिर नेक्स्ट में थोड़ा रिडक्शन हुआ, इस तरह से कंटिन्यूअसली ये क्या होता है कि एक हैवी रिडक्शन के बजाय थोड़ा थोड़ा करके और कंटिन्यूअसली रिडक्शन होता है। तो इस कारण से टेंडम मिल में एक ही बार जब ये पास करता है टेंडम मिल से, तो देखिए कि यहाँ पर थिकनेस कितना था और यहाँ पर थिकनेस कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया, मतलब हैवी रिडक्शन हो गया, लेकिन इसमें जो रिडक्शन हुआ वो थ्रू कंटिन्यूअस रोलिंग ऑपरेशन जो के कारण ये रिडक्शन हुआ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड से होकर के पास करता है, हर पॉइंट पर हर स्टैंड पर कुछ ना कुछ रिडक्शन हो करके, और फिर फाइनली ये कम आउट होता है, तो इसको हम कहते हैं टेंडम मील। कुछ रोलिंग डिफेक्ट है जैसे कि वेवी एज। ठीक है, ये वेवी एज क्या है, डिफेक्ट है, रोलिंग डिफेक्ट। तो ये मतलब कब होता है, तो ये कह रहा है कि खास करके मतलब रोल बेंडिंग के कारण। अब जैसे है कि मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जैसे विंड अप रील है, ये क्या कर रहा है, इस मटेरियल को अपनी ओर खींच रहा है यहाँ पर, तो एक तो यहाँ पर थिकनेस पतला है, ऊपर से ये इसको पुल कर रहा है, तो ये क्या होगा, पुल करने से यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो जाएगा, ये खुद मतलब हो गया कि लीनियर स्ट्रेन इसमें आएगा कि नहीं, चेंज इन लेंथ होगा इसका, कुछ ना कुछ ये इसको पुल कर लेगा। तो इसका जो एज पॉइंट है वही वही कह रहा है कि स्ट्रिप इज थिनर अलोंग इट्स एज, और एज के अलोंग स्ट्रिप क्या होता है, थिनर होता है ना। एक तो यहाँ भी स्ट्रेच करता है, और दूसरा चीज जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे फिगर देखें, यहाँ पर अगर जैसे कि इसको टॉप व्यू में देखें तो इस तरह से, तो जनरली इसका जब ये रोलर से पास करता है तो इसका जो एज पार्ट है, ये वाला एज, ये जनरली सेंटर वाले मटेरियल के तुलना में ये पतला होता है। इसका वही चीज यहाँ लिखा है कि जो एज होता है, स्ट्रिप इज थिनर अलोंग एज देन एट इट्स सेंटर, सेंटर के तुलना में वो थिनर होता है। तो बिकॉज द एज इलोंगेट मोर देन सेंटर, अब क्योंकि यहाँ पर एज पतला होगा तो वो ज्यादा इलोंगेट होगा, जहां मोटा होगा वहां कम इलोंगेट होगा, तो एज ज्यादा इलोंगेट हो गया, सेंटर कम इलोंगेट हो गया, तो इस कारण से क्या होता है कि दे बकल, है ना, बिकॉज ऑफ रीस्ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपेंडिंग फ्रीली इन रोलिंग डायरेक्शन, तो इस कारण से वो कुछ बकलिंग जैसा हो जाता है, वो उसका वे भी एज कहलाता है, ये डिफेक्ट है। दूसरा है स्प्रेड। अब है कि जैसे रोलिंग ऑपरेशन में हम बताएं कि विड्थ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं रह पाता है, क्योंकि जब यहाँ पर इसका कॉम्प्रेशन होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका थिकनेस घटेगा, हो सकता है कि इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। अगर हम जैसे इतना मोटा प्लेट है, इसको अगर हम यहाँ से
दोनों तरफ से प्रेस करेंगे, तो प्रेस करेंगे तो ये तो लेंथ तो इसका बढ़ेगा ही, है ना, और साथ में क्या होगा कि इसका कुछ ना कुछ विड्थ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो रोलिंग ऑपरेशन में विड्थ को हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जनरली ऑपरेशन करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ विड्थ में चेंज हो जाता है। अगर वो विड्थ में चेंज होता है तो वही उसका डिफेक्ट स्प्रेड कहलाता है। और एक जो और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है क्रोकोडाइल क्रैक। तो क्रोकोडाइल क्रैक जो है ये एक तरह का मतलब वीकनेस एट द सेंटर सीट। कभी कभी होता क्या है कि सीट, सेंटर सीट में कमजोर होने के कारण जब रिडक्शन करते हैं, हैवी रिडक्शन करते हैं, तो वो मतलब क्रैक आ जाता है सेंट्रल पार्ट में, है ना। तो उस कारण उसको हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइल क्रैक। तो रोलिंग डिफेक्ट हो गया, वेवी एज, स्प्रेड और क्रोकोडाइल क्रैक जो है, ये तीनों ही क्या है, एक तरह का रोलिंग डिफेक्ट है। इस प्रकार से हम लोग रोलिंग ऑपरेशंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग ऑपरेशंस देखें और उसका डिफेक्ट देखें।